हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि बहुत जल्द ही हम SHGD के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे, तो आज से हम मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके हम आपको 15-20 प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा डालेंगे, जिससे आपके पेपर में आप ये जान सको कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब कुछ आपको जानना जरूरी है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि जो क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं हम उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले तो हमें यही जानना है ना कि हम उस लेवल की तैयारी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का जो पेपर है ये इसी बेस पे है। प्रीवियस ईयर पेपर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन उस पेपर के ही हैं। तो आज आपको सीखना है कि पेपर के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, सेकंडों में कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, ऑप्शन से कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड लगाए जाते हैं, ये सब कुछ आज आपको सीखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आज, सब जितने भी क्वेश्चंस में हैं सब SHGD के आए हुए क्वेश्चंस हैं। हम एक एक पेपर उठा रहे हैं, हर एक पेपर के 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। हम मैथ के 25 क्वेश्चन उठा रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको एक एक पेपर करके सॉल्व करा देंगे, सारे पेपर सॉल्व करा देंगे। ठीक है बच्चे, बहुत दिन से कह रहे थे आप लोग कि सर जल्दी जल्दी आप प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर दीजिए, तो आज से स्टार्ट हो गया, बिल्कुल परेशान मत हो। धीरे धीरे करके हम सारे पेपर आपको सॉल्व करा डालेंगे। ओके, चलो पहला क्वेश्चन कह रहा है, बस समझते जाना आप लोग, समझना भैया आपको है, जल्दी जल्दी कह रहा है यदि P Q से 40% कम है, एक P बना दो एक Q बना दो। P जो है 40% कम है तो ये 60 है और ये 100 है। तो कह रहा है Q P से कितना ज़्यादा है, तो देखो Q जो है P से कितना ज़्यादा है, ये 60 है, ये 100 है, कितना ज़्यादा है 40। गुणे प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करो, जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू बटे में जाती है। बटे में 60, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 400/6 कटेगा, 6 छांग 36, 4 जाएगा, 6 छांग 36, 66.66% आपका आंसर आ गया पहला वाला। बताइए कोई परेशानी? ऐसे आपको क्वेश्चन लगाना है, माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। परसेंटेज की क्लास सभी लोग हमारी जो पढ़ी हुई है, पिछली हमने जो पढ़ाई है वो सारी क्लास देख लो अगर किसी को परसेंटेज में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोनू जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है और सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितना समय में तय करेगा। आपको समय बताना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, D/S। दूरी कितनी है, 936 किलोमीटर है और समय जो है सेकंड में है। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 चौको 20, 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, एक हाथ से जाएगा 12, 13, 4 तेईस 12, एक हाथ से जाएगा 4 चौको 16। 18 से इसको काटिए, 18 का नम 18, 5 18 तेईस 54, मीन्स आपका समय आ जाएगा T बराबर 13 आवर। बताइए कोई परेशानी है? हमने लगा दिया T बराबर D/S, दूरी बटे चाल। दूरी हमको दी गई 936 किलोमीटर की, चाल दिया गया 20 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, क्योंकि आपकी जो दूरी है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो चाल भी किलोमीटर पर, दूरी जो है वो किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। तो हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या कर दिया, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात इतने रुपए में बेचा जाता है। हमने वह वस्तु मान लिया, उस वस्तु की जो कीमत है MP जो है वो 100% है, इस पे 15% की छूट दी जाती है, मीन्स 85% पे इसे बेचा जाता है। 100 से 15% घटा दें, 85% पे कितने रुपए में बेचते हैं, 4777 रुपए में बेचते हैं। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लो, 4777/85। 85 से आप इसको काटोगे तो ये आएगा 56.2। ठीक है, 1% की वैल्यू 56.2 आ गई। आपको मार्केट प्राइस बताना तो 100 गुणे 56.2, आपका आंसर आ जाएगा 5620। बताइए कोई परेशानी? क्योंकि आपकी 1% की वैल्यू 56.2 है, आपको मार्केट प्राइस बताना है, मार्केट प्राइस 100% है, 100% का इसमें गुणा कर दो 100 का, तो आंसर आएगा 5620। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3.2 के अनुपात में है। दो वस्तुएं हैं, सुनते जाइए, पहली और दूसरी।
इनका जो मूल्य है वो किस अनुपात में है, 3:2, तो 3/2 कर दो। पहली वस्तु के मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाता है तो 140/100, और दूसरे वस्तु के मूल्य को x% घटा दिया जाता है तो 100 - x/100। ठीक है, इक्वल टू में इनका मूल्य बदल के कितना हो जाता है, 7/3 हो जाता है। ये वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा। ठीक है, सुनते जाना, बस ये वाले 100 से ये वाला 100 कट गया। अब आगे सुनो, आगे क्या करोगे, कैलकुलेट करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। इस 3 का गुणा इधर होगा तो इस 3 का 3 त्रिका 9, 9 × 140, और इस 2 का गुणा इधर होगा, 2 × 7 = 14 × 100 - x, यही होगा। ठीक है, अब सुनना, देखो ये 14 एक अन्नम 14 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 का गुणा इसमें कर दोगे 90, ये 100 इधर आ जाएगा तो 100 - 90 = x, घटा दोगे x का मान कितना आ जाएगा, 10। बताइए कोई परेशानी है आपको? भैया आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जा रहा है तो आप क्लास ज्वाइन कर लो। जितने लोग कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो सारे टॉपिक क्लियर कर लो। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो वहाँ से क्लियर करो, ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहे हो तो वहाँ से क्लियर करो। हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व किए जाते हैं हम सिर्फ ये मेथड सिखाएंगे, और अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो हमारी क्लास पढ़ लो। ठीक है, अगर आप जिससे भी पढ़ लो, मैं ये नहीं कहता हूँ आप हमसे पढ़ो, आप जिससे भी पढ़ रहे हो उससे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जिससे हम पेपर सॉल्व कराएं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 140/100 लिखा गया तो कैसे लिखा गया। क्योंकि जब मूल्य को 40% बढ़ाया गया तो 140 100% पे वैल्यू होती है, हमेशा 40% बढ़ाया जाता है, 140/100 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कि U/V है से 4:7, U/V जो है वो है 4:7 और V/W जो है वो है 9:7। ठीक है, आपको U का मान दिया गया 72, आपको W का मान बताना है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप रेशियो बनाओ। क्या U/V दिया गया है, ये V की वैल्यू है, U की वैल्यू है। V की वैल्यू के नीचे हमेशा V की वैल्यू को रखते हैं और W की वैल्यू को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 × 9 = 36, इसका गुणा इसमें करेंगे 9 × 7 = 63, इसका गुणा इसमें करेंगे 7 × 7 = 49। ये हमारी U/V/W की वैल्यू आ गई, U/V/W। आपको U का मान दिया गया है 72, मीन्स 36 यूनिट, 36 यूनिट का मान दिया गया है 72, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2। आपको W का मान बताना, W कितना है, 49, 49 × 2, 2 × 18 का 88 लगाए, 2 × 4 = 8, 1 9, आंसर आपका आ गया 98। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतनी, 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, राशि क्या है। ठीक है, 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 6 वर्षों में हो जाती है 11,076। 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 10,650। घटा दीजिएगा, 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 6 से 6, 1 7 से 5 जाएगा 2, यहाँ पे 1 हासिल हो, 10 से 6 जाएगा 4, 0 0 100, 426। 1 वर्ष में 426, 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 426 × 5, 5 छक्का 30 का 0, हासिल लगेगा 3, 5 दूनी 10, 3 13 का 3 हासिल लगाए, 5 चौको 20, 1 21। 5 वर्ष में 2120 रुपये ब्याज मिलेगा। 10,650 से 2130 रुपये ब्याज घटा दीजिए, 0 5 से 3 जाएगा 2, 6 से 1 जाएगा 5, 10 से 8 8520 रुपये। बताइए कोई परेशानी? जितने लोग ऑफलाइन क्लासेस बेटा ज्वाइन किए हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो आप कॉन्सेप्ट वहाँ से पढ़ लो। हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं, इसमें सिर्फ हम आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताएंगे कि क्या मेथड लगाया जाता है। जब भी साधारण ब्याज में 2 मूलधन को घटाया जाता है, देखो 6 वर्ष में ये धनराशि, ये भी आपका अमाउंट है और ये भी आपका अमाउंट है। जब साधारण ब्याज में 2 अमाउंट को घटाया जाता है तो हमेशा आपको ब्याज मिलता है। जब हमने 6 वर्ष से 5 वर्ष घटा दिया तो 1 वर्ष का ब्याज मिल गया कितना, 426 रुपये। 5 वर्ष का ब्याज कितना मिल गया, 2130 रुपये। हमने अमाउंट से ब्याज को माइनस कर दिया तो हमें मूलधन मिल गया कितना, 8520 रुपये। बढ़ाएं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 60 किताबें बेचने पर क्या हानि हुई। ठीक है, 225 रुपये की दर से किताबें खरीदी,
और 162 रुपये प्रति किताब की दर से बेचा। तो पहले आप हानि निकालो, कितने की हानि हो रही। 5 से 2 जाएगा कितना, 5 से 2 जाएगा 3 और 22 6 63 रुपये की हानि हो रही। 7 किताबों पर कितनी हानि होगी, 7 तिरिक 21 का 1 हाथ से लगेगा 2, 7 छंग 42 2 44 441 रुपये की हानि होगी। आपने कितने रुपए की किताबें खरीदी हैं, 7 से इसमें गुणा कर दो, 7 5 35 का 5 हाथ से लगेगा 3, 7 दूनी 14 3 17 का 7 हाथ से लगेगा 1 1575 रुपये की किताबें खरीदी हैं। हानि हुई 441 की, तो 441 गुणे 100 बटे 7 किताबों को बेचने पर कितनी हानि होगी। और सॉरी, हमें तो परसेंट निकालना ही नहीं है, हानि तो देखिए यही निकाला है, कितना 441 रुपये की हानि हुई, रुपये ही तो बताना है। जब प्रतिशत हानि बताना होगा तो हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, जब तक प्रतिशत हानि नहीं बताना होगा प्रतिशत में नहीं कन्वर्ट करेंगे। बात को समझिएगा। आपने एक किताब 225 रुपये की खरीदी, 162 रुपये में बेच दिया तो कितने रुपए की हानि हुई, 63 रुपये की। ऐसे ही आपने 7 किताबें खरीदी तो 7 से गुणा कर दोगे, आपको 7 किताबों पर हानि मिल जाएगी। आपने एक किताब 225 रुपये खरीदी, 162 रुपये में बेचा तो 63 रुपये की हानि हुई। 7 किताबों पर हानि बताना तो 441 रुपये की हानि हो जाएगी। चलो आगे बढ़ो। दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 निरीक्षण ABCDE का औसत n है तो 5 नए निरीक्षणों A-100, B-100, C-100, D-100, E-100 का औसत क्या होगा। जब भी औसत के प्रश्न में संख्याओं में से कुछ भी घटाया जाए तो उतना ही औसत में कम होता है, नीचे औसत में उतना ही कम होता है। जितना औसत में बढ़ाया जाए उतना ही औसत बढ़ेगा, जितना संख्याओं में बढ़ाया जाए उतना ही औसत में बढ़ेगा, जितना ही औसत में जितना संख्याओं में बढ़ाया जाएगा उतना औसत बढ़ेगा, जितना संख्याओं में घटाया जाएगा उतना औसत घटेगा, जितना संख्याओं में गुना किया जाएगा उतना औसत में गुना होगा, जितना संख्याओं में भाग दिया जाएगा उतना औसत में भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, हर संख्या में 100 घटा दिया गया। तो पहले औसत कितना था n, तो औसत में से 100 घटा दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा n-100। बताइए कोई परेशानी। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है A और B ये कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। A एक दिन में 6 दिन में यहाँ पे A होना चाहिए। A अकेला एक कार्य को 6 दिन में करता है और B अकेला एक कार्य को 8 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 8 छंग 48, तो 6 8 48 और 8 छंग 48। ठीक है, बताइए ये हमारे पास टोटल मनी है जिसे हमें खर्च करना है। और A एक दिन में 8 रुपये खर्च करता है, B एक दिन में 6 रुपये खर्च करता है। अगर A प्लस B मिलकर खर्च करें तो 8 प्लस 6 एक दिन में कितने रुपए खर्च कर डालेंगे, 14 रुपये। खर्च कितना करना है, 48 रुपये। तो एक दिन में 14 रुपये खर्च करते हैं, खर्च करना है 48 रुपये। 2 सती 14, 24 दूना 48, आंसर आ जाएगा आपका 24/7। भैया हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का मेथड बता रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी पेपर कैसे लगाओगे। ठीक है, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आ जाता है। यदि वह कुल 9 घंटे का समय लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या होगी। 9 घंटे का समय लेता है, टोटल समय 9 घंटे है। ठीक है, 25 बटे ये हो जाएगा D/25 प्लस D/20 इक्वल टू 9। और एलसीएम ले लोगे 100 तो 25 चौको 100 और 20 पंचे 100 मीन्स 9D इक्वल टू 9, 5 4 9 कट जाएगा, D बराबर आ जाएगा 100 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस आ गया। चले आगे बढ़ें। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो टोटल समय दिया गया है, इधर हमने टोटल दूरी निकाल लिया। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल से। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है अनिल दीपक दिनेश, 3 लोग हैं, अनिल है, दीपक है और दिनेश है। अनिल दीपक दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा करते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर 60 दिन में पूरा करते हैं। दीपक अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। अनिल है, दीपक है और दिनेश है। ठीक है, 3 लोग हैं, कार्य को 35 दिन में करते हैं। अनिल प्लस दिनेश
कार्य को 60 दिन में करते हैं। दोनों का भैया एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा बताइए, एलसीएम कितना होगा जल्दी से बताओ। 7 पच्चे 35 और 12 पंचे 60, 5 तो आना ही आना है, 12 पंचे 60, 7 पच्चे 35, ये 7 पच्चे 35, एलसीएम लेने का तरीका देखिए, ये 12 पंचे 60, 5 तो आना ही आना है, 12 पंचे 5, 420 एलसीएम हो जाएगा। हो गया एलसीएम आपका, ठीक, एलसीएम आ गया 420। ये 420 कितनी बार में जाएगा 35 से, बताइए जल्दी बताइए भैया, 35 से कितनी बार में जाएगा, 14 बार में। देखो यार तुम लोग एलसीएम नहीं ले पा रहे हो, सोचो क्या होगा। बताओ 12 बार में, 35 12 जा 420, 35 के 12 में गुणा करो, 12 पंचे 60 का 0 80 लगा, 6 12 36 और 6 42, और 60 से 6 7 42, मीन्स ये 7 और ये 12, ये तीनों लोग मिलके करते हैं तो 12 घंटे का समय लेते हैं, ये 2 लोग मिलके करते हैं तो 7 घंटे का समय लेते हैं। तो 12 से 7 घटा दो तो दीपक का समय आ जाएगा 5 घंटे। दीपक को काम कितना करना है 420, 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौथे 40, 5 चौको 20, 84 दिन का समय लगेगा। बताइए कोई परेशानी भैया। देखिए धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं, आपको भी पेपर में ऐसे ही लगाना है, समझ गए। यहाँ पे 3 लोग थे, 3 लोग का है 12, यहाँ पे 2 लोग का है, 2 लोग का 7, 12 से 5 घटाओगे तो दीपक का निकल आ गया कितना 5, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, दीपक का आंसर आ गया 84। चलिए आप मैसेज करके बता दीजिएगा, अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो चैप्टर वाइज पहले पढ़ाया जाए फिर सॉल्व कराया जाए। अगर आपको लग रहा है कि हमें समझ में आ रहा है, आप कहीं पढ़े हुए हो पहले से, तो कोई समस्या नहीं, ठीक। अगर आप पहले से कहीं से पढ़े हुए हो तो कोई समस्या नहीं। कह रहा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5 गुना, एक राशि 1 रुपए की है 3 वर्षों में 5 गुना हो रही, तो वही राशि कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगी। 125 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 वर्ष में 5 गुना, 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 3 9 वर्ष। बताइए कोई परेशानी कहीं पर। एक राशि 1 रुपए की है 3 वर्ष में 5 गुना, तो वही राशि 1 रुपए की 125 गुना होने में कितना समय लगेगा। 125 क्या है 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 पंचे 125, 5 गुना होने में कितना 3 वर्ष, तो 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, तो टोटल 9 वर्ष। चलिए यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का सीपी 100% पे होता है, ये 220 रुपये है। अरे यार क्या कहे हैं, लाभ 20% है, चलो सॉरी 220 गुणे 20% का लाभ निकाल दो, 120 बटे 100, 2 0 काट दो, 12 दूना 24 का 4 80 लगा दो, 12 दूना 24 2 26, 264 रुपये लाभ विक्रय मूल्य निकल आया। कोई परेशानी। चलो एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में ये खेला है, विकेट लिए हैं, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो। कौन सी देखो 2 2 2 और कोई 1 2, ये देखो 4 2 2 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई, 4 बार आई, तो आपका आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा 2। चलिए 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, मीन्स एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ वही होता है जो सबसे छोटी पावर हो, जो दोनों में कॉमन हो तथा सबसे छोटी पावर हो। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 5 है और यहाँ के 5 की पावर 2 है। तो कॉमन क्या देखो 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3, बड़ा कर दें क्या, चलो बड़ा कर लो। महत्तम समापवर्तक हमसे पूछा है, देखो कॉमन यहाँ पे क्या है, सॉरी कॉमन यहाँ है 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3, कॉमन 3 आ रहा है, पावर कॉमन नहीं आ रही। पावर एचसीएफ में क्या होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, उसके बाद जो सबसे छोटी पावर होगी वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 में सबसे छोटी पावर कौन सी, 3 की पावर 3, वही एचसीएफ हो जाएगा। चलिए एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ दी गई है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़। जब भी सबसे लंबी छड़ की लंबाई निकालना हो तो अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कर दीजिएगा। 21 का स्क्वायर मीन्स 441, 12 का स्क्वायर मीन्स 144, एच का स्क्वायर मीन्स 256, सबको जोड़ दीजिए
6 4 10 4 14, 6 4 10 5 15, 15 का 5, 15 है लास्ट में 5 है, मीन्स आंसर 25 जाएगा, 625 बनेगा क्या? अगर आंसर आएगा तो ये आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। चलो चेक कर लो। 12 का 21 का स्क्वायर 441, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 6 4 10। देखो गलत है, देखो गलत हो कि नहीं? 6 4 10, 1 11 का 1 हासिल लगेगा 1, 5 1 6, 6 4 10, 10 4 14 का 4, 6 4 10 और 10 1 11, 11 का 1 हासिल लगेगा 1, 5 1 6, 6 4 10, 10 4 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8, 841, 841 29 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट से बाहर क्या जाएगा? 29। बताइए कोई परेशानी भैया? ऐसे आपको सब कुछ याद होना चाहिए, माइंड में धड़ाधड़ आंसर आना चाहिए आपके पेपर में। कह रहा है अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का यदि औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है, छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था, तो अध्यापक का वजन क्या होगा? ठीक है, पहले छात्रों का औसत वजन कितना था? 31 किलोग्राम था। ठीक है, 22 छात्रों के समूह में एक टीचर शामिल होता है 23, तो औसत वजन कितना बढ़ता है? 1 किलोग्राम। तो 23 एक 23, तो अध्यापक का औसत वजन हो जाएगा 54 किलोग्राम। बताइए कोई परेशानी? 54 किलोग्राम। 3 1 4, 3 2 5। आप एवरेज में हमने बहुत कुछ ऐसा पढ़ाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक शंकु की ऊंचाई दी गई। क्या? एक शंकु की ऊंचाई दी गई है। एक आपके पास शंकु है भैया, कहाँ गया शंकु? ये एक शंकु दिया गया है आपको। ठीक है, ये आपको शंकु दी गया और शंकु की ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई दी गई कितना? 16, और शंकु की त्रिज्या दी गई है कितनी? 30। तो ये कितना हो जाएगा? शंकु की ऊंचाई दी गई, समकोण त्रिभुज बनेगा 16 30, 30 3 900, 16 16 256 मीन से 31, तो ये 16 16 256 और 30 3 900 अंडर रूट में, तो कितना? 1156, और 1156 किसका स्क्वायर होता है? 34 का। मीन्स शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है ये 34 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, यदि इसे रंगने की दर इतनी है तो शंकु को बाहर रंगने, शंकु का मीन्स बाहर का वक्रपृष्ठ मीन्स पाई आर एल, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल 22/7 गुणे 16, त्रिज्या कितनी है बेटा? 30, और एल कितना है? 34, और रेट क्या ले रहे हो? 14 गुणे 14, 7 दूनी 14। अब देखिए एक जीरो है तो एक जीरो तो आएगा आएगा, 2 चौको 8, 8 दूनी 16, 2 चौको 8 और 8 दूनी 16। आंसर में कोई है ही नहीं, कुछ गलत हो रहा है क्या बेटा? ये बात चेक कर लो, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। पाई और त्रिज्या पाई आर एल, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, एल आपको दिया गया कितना? 34 दिया गया है, और रेट क्या ले रहे हो? 14 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर ले रहे हो। ठीक है, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और ये 30 है तो 30, 2 चौको 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। 22 3 66 मीन 660, और 34 दूना 68 मीन 680, 8 छंग 48, लास्ट में 8 आएगा, ये है ऑप्शन में। 1 0 ये आएगा ही आएगा, और 8 छंग 48 मीन्स 80 आना चाहिए, लास्ट में आ गया। चलिए कुछ कैलकुलेशन गलत हो रही थी, मेरी कैलकुलेट हम गलत कर रहे थे। 22 3 66 660 और 34 दूना 68, 1 0 लगा लो, 8 छंग 48, लास्ट की 2 यूनिट डिजिट देखो 80 आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। वर्ग का जब विकर्ण दिया गया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। विकर्ण का स्क्वायर मीन्स 10√2 का होल स्क्वायर बटे में 2। 10√2 का मतलब 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 100 सेंटीमीटर। √2 का स्क्वायर करोगे 2 ही तो आएगा। भैया हम तेज़ पढ़ा रहे हैं, हमें पता है, हम जान रहे हैं कि हम आपको नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि हम समझाने वाली क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करा रहे हैं। ये उन्हीं के लिए होता है जिनको तैयारी हो चुकी है, जो तैयार हैं पेपर देने के लिए। ये उनके लिए नहीं है जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर देने के लिए तैयार हैं ये उनके लिए है। ठीक है, उन्हें रिवीजन चाहिए कि कैसे हम रिवीजन करें सब कुछ। ठीक,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये मूल वर्ग के रूप में 420 सिक्के हैं। 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 में है। हम कहते हैं ये 8x है, ये 1x है और ये 5x है। 1 रुपये मूल्य के तो 8x गुणे 1 प्लस 2 रुपये मूल्य के तो 1x गुणे 2 प्लस 5 रुपये मूल्य के तो 5x गुणे 5 इक्वल टू में टोटल संख्या 420। ये कितना हो जाएगा 25, 2 27, 8 35, 35x इक्वल टू 420 कितनी बार में जाएगा बताइए? 12 बार में। 35 से ये कटेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12। आपको बताना क्या है, 5 रुपये वाला कौन सा है? ये वाला है, तो 5 गुणे 12 कितना हो जाएगा 60। बताइए कोई परेशानी, कहीं पर कोई दिक्कत तो बहुत लोगों को होगी, जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है। भैया देखो, ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़े हो तो प्रैक्टिस पेपर को समझ पाना मुश्किल होगा। ठीक है, हम क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्लास भी पढ़ते रहो, प्रैक्टिस पेपर भी करते रहो, सब कुछ करते रहो। प्रैक्टिस पेपर की तरह कराया जाएगा, पूरा पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे फिर प्रैक्टिस पेपर का मतलब क्या रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 5 सही 1/2 और 3 सही 1/4। 5 दूनी 10, 1 11/2 माइनस का 4 3 12, 1 13/4 प्लस का 6 माइनस का 4/2, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 11/2 माइनस का ये कटेगा 2 दूनी 4, 13/4 और 6 से 2 जाएगा 4। 11/2 माइनस का ये 4 चौको 16, 13 प्लस 16/4 ये कितना हो जाएगा 16 और 4 6 3 9 1 1 2 29/4। एलसीएम ले लोगे 4 तो 2 दूनी 4, 11 दूना 22 माइनस 29/7 में बटे में 4 माइनस का 7/4 देखो है ऑप्शन में, ये है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी हमने पढ़ा दिया। जितने बच्चे सिंप्लीफिकेशन में कंफ्यूज हो वो सिंप्लीफिकेशन की क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है, सभी लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पाई चार्ट से आपके पेपर में। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, उत्पाद P3 का राजस्व इतना है, उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा। उत्पाद कहाँ गया, उत्पाद ये दिया गया है, P3 कहाँ पे है, ये है, ये प्रॉफिट परसेंट दिया गया 27%। 27% को लिख दो 27/100। 100 हमारा टोटल उत्पादन होगा। हमसे कहा उत्पाद का व्यय कितना है, P3 का राजस्व इतना है, मीन्स 100 यूनिट का मान आपको दिया गया है 38,100। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 381। हमें बताना क्या है, उत्पाद P का राजस्व इतना है, एक कंपनी के 5 ये लाभ प्रतिशत दिया गया, क्या क्या लाभ कमाते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। उत्पाद P का राजस्व दिया गया है, टोटल कमाई जो है उनकी, अच्छा सॉरी जो उनकी टोटल कमाई दी गई है वो 127 यूनिट का मान दिया गया है, 127 यूनिट। जब आप इसको इसमें जोड़ दोगे, ये उनकी पैदावार है, ये उनका लाभ है, जब दोनों को जोड़ोगे तब हमें टोटल राजस्व मिलेगा 127 यूनिट का मान 381। ठीक है, P का व्यय क्या है, आपने 100 खरीदा है, 100 यूनिट पैदा किया है और 27 यूनिट आप पे बेच रहे हो, तो यहाँ से 100 यूनिट का मान निकाल लेना और दोनों को घटा देना, वही आपका व्यय निकल आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन थोड़ा अजीब से पूछा है अब, और नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा बाद में। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा है आपको। यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 उपयोग हुई चीनी की मात्रा को दर्शाता है, कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। हमें लगता है आपको जो है DI की क्लास हम अलग ही पढ़ा दें, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि DI बहुत आराम से पढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं घसीट के पढ़ा दूंगा तो नहीं समझ में आएगा। वो जितना हमने सॉल्व कराया अर्थमेटिक उधर वाली पढ़ लो, DI हम आपको अलग से ही पढ़ाते हैं। एक एक DI को समझाना पड़ेगा, क्योंकि DI इसने अच्छे लेवल से पूछा है और हम घसीट के पढ़ा देंगे तो DI नहीं हो पाएगी। और आपके पेपर में 3 DI से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया, पहले आप देख ही रहो, ये वाला क्वेश्चन एक बहुत अच्छा पूछा गया आपने। ये सब आपको बहुत अच्छे से मुझे समझाना पड़ेगा DI को, बिना समझाए आपकी DI नहीं होगी। एक ये पूछा, दूसरा ये पूछा है,
ठीक है। और देखो तीसरा ये पूछा है, 3 प्रकार के DI पूछा है आपसे, ठीक है, और तीनों अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो हमें लगता है आपकी DI पहले वाला को अलग से पढ़ा दिया जाएगा आपके लेवल की, उसके बाद DI सॉल्व कराया जाएगा। अर्थमेटिक तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, DI सब लोग नहीं पढ़ाते हैं और इसीलिए हम इसको नहीं सॉल्व करा रहे हैं, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक। तो SSC GD प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे ही हर हफ्ते में एक करा दिया जाएगा, सिर्फ आपका रिवीजन होगा और चैप्टर जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है SSC GD प्रीवियस ईयर पेपर में, तो बेटा सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप SSC GD प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल क्लास में, धन्यवाद आप सभी लोगों का।